ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾत ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲਬਾत ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾत ਦੇ ਵਿੱਚ कही गई। न्यूज 18 देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं उमेश शर्मा। पंजाब, रंगला पंजाब, पंजाबियों ने अपनी मेहनत से, अपने स्किल से देश नहीं दुनिया भर में नाम कमाया है। लेकिन जहां अवसर होते हैं, चुनौतियां वहां पर भी होती हैं। आखिर पंजाब की चुनौतियां हैं क्या? और आज हम खास तौर पर एक खास मेहमान से पंजाब की चुनौतियों के बारे में बात करने पहुंचे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब के माननीय राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर जैसे मैंने कहा कि अवसर हैं तो चुनौतियां भी हैं। आप 31 जुलाई 2024 को आपने कार्यभार संभाला बतौर पंजाब गवर्नर। पंजाब के लोगों से आप लगातार मिलते रहे हैं। क्या आपको चुनौतियां पंजाब की नजर आई सर? देखो क्या है कि मैंने 31 जुलाई जब से आया हूँ जी, एक तो मैंने सामान्य व्यक्ति से, जनता से भी जी, मेरे राजभवन में मिलने का मैंने प्रयास किया। जी, उनकी समस्याओं को समझना और उनके लिए जो भी संभव हो सकता है वो करना। जी, मैंने यूटी में भी यहाँ सारे अधिकारियों की जब मीटिंग ली तो मैंने कहा कि आप सप्ताह में एक दिन कोई सा तय कर लीजिए। जी, जब 10 से 1 तक आप कोई फाइल का काम नहीं करेंगे। जी, पब्लिक आपसे आएगी, जी, अपनी समस्याएं लेकर के आएगी, जी, उसको समझना, नोट करना, रिकॉर्ड बनाना जी, और उसका हल करने का प्रयत्न करना। जी, अगर असंभव है तो भी उन्हें वहां बता सकते हो तो बता दो, लिख करके भेजना चाहो तो बताओ। लेकिन पब्लिक से फीडबैक जो आता है वो आपके और मेरे काम के सुधार के लिए बहुत मददगार होता है। रास्ता कायम रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से वही काम मैंने यहाँ भी किया। जी, फिर मैंने जो भी मेरा यहाँ हर महीने रिकॉर्ड आता था, जी, डेली का यहाँ का क्राइम का क्या है, और रिपोर्ट में हर महीने राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को जी, भेजता हूँ, उपराष्ट्रपति जी को। जी, तो उसको भी डिटेल जब पढ़ता हूँ जी, तो मुझे लगा कि यहाँ ये जो ड्रग वाला है, जी, ये प्रकरण डेली, कोई दिन की रिपोर्ट ऐसी नहीं है जब पकड़ा नहीं गया या अपराध नहीं हुआ या कोई और चीज नहीं हुई। जी, और जनता से भी जब भी मिलना हुआ, जी, और विशेष करके जब मैं बॉर्डर के जो 5 डिस्ट्रिक्ट में जी, मेन टू मेन में, जी, वहाँ जो बनी हुई रूरल कमेटियां हैं, जो ग्रामीण समिति, हाँ, जी, जो पहले मेरे राज्यपाल थे पुरोहित ने, जी, उन्होंने लगभग 6 जिलों में 1500 से अधिक ग्रामीण कमेटियां बनाई। जी, तो मैंने उनको सुना, जी, और सुन करके जो है उसमें से बहनों की अधिकांश जो आई फीडबैक, वो ये आई थी कि हमारे बच्चे और हमारा आसपास का जो ड्रग के कारण से जो बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं वो स्वयं भी परेशान हो रहे हैं और परिवार को भी बहुत परेशान कर रहे हैं। एक तरह से ड्रोन से जो हमारे यहाँ पाकिस्तान जिस प्रकार से गिरा रहा है, नशीली वस्तुएं गिरा रहा है, इस पर किसी तरह से काबू होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को बचाया जा सके। यानी कि ड्रग्स एक मेन समस्या जो है पंजाब की, नेचुरली उस पर समय समय पर सरकारें जो हैं या भी हैं, आपको क्या लगता है जब आप लोगों से मिले, आपने कहा, महिलाओं ने कहा कि यूथ, क्योंकि किसी भी राज्य हो, देश हो, युवा अगर वहाँ का अच्छा और स्वस्थ है, सही दिशा में है तो वो तरक्की करेगा। निश्चित रूप से जब पंजाब में स्टूडेंट था और पढ़ता था जी, तो सबसे अगर हिंदुस्तान में अग्रणी राज्य के रूप में विकास की दृष्टि से, इंडस्ट्री के मॉडल की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, तो पंजाब का ही नाम आता है। जी, लेकिन जब से मैं आया हूँ, लगभग 4-4.5 महीने का जो मेरा अनुभव हुआ, उसमें मुझे लगा कि ये कुछ चीजें ऐसी आ रही है जिसके कारण से पंजाब और बहुत परेशान हो रहा है।
और विशेष करके यहाँ की जो माताएं बहनें हैं, जी। ग्रामीण लोग हैं जी और नौजवान जो है 14 से लेकर के 18 साल 19 साल का जो बच्चा है जी वो इससे एडिक्ट हो रहा है। दुर्भाग्य ये है कि मुझे जो कुछ रिपोर्ट आती थी जी उसमें केवल और बच्चे ही नहीं है, जी हमारी बच्चियां भी इससे एडिक्ट होती हुई दिख रही है। तो इतनी बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्या है। तो भैया जितने भी लोग मिलते थे, जी। जो भी इसके बारे में जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जी उनसे भी फीडबैक लेने की कोशिश करता है कि भाई आप क्या लगता है, आपने क्या किया अब तक इसमें, कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अलग अलग लोग आते थे, अलग अलग अपना अपना सुझाव देते थे। तो उसमें से मेरा मन ये कर रहा था कि भाई हमको इस अभियान को जन अभियान बनाना पड़ेगा। जी केवल और केवल हम कानून के आधार पर इस लड़ाई से जीत नहीं सकेंगे। आप पहले राज्यपाल हैं कटारिया जी जो पद यात्रा जिन्होंने निकाली पंजाब में, और आपने अभी आप गए और जो धावक है फौजा सिंह जी, सबसे ज्यादा जो अभी उम्र के धावक है, उनके साथ आप गए, वहां से शुरू की। ये आपको ख्याल आया कि ये जागृति का है कि समस्या इतनी बड़ी होगी कि आपको भी पहल करनी पड़ी, और सरकार या जो पुलिस प्रशासन है, जिस तरह से ड्रोन, क्योंकि सरहदी इलाका है और पाकिस्तान लगातार जो ड्रग्स है या हथियार है वो भेज रहा है, ये आपकी पदयात्रा का मकसद, और आने वाले टाइम में इसका क्या आपको लगता है कि कितना कसर रहेगा? देखो क्या है कि ईश्वर ने ही कोई मुझे ये रास्ता दिया है, मैं भी इसके बारे में नहीं सोचता था। जी एक दिन खुशवंत सिंह जी मुझसे मिलने आ गए, जी। लेखक हैं जो, जी खुशवंत जी, उन्होंने ड्रग के बारे में भी चर्चा की जी और उन्होंने कहा कि मैं पद यात्रा मैंने एक पहले भी पिछले साल भी की जी और इस साल भी मैं 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक जी एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए पद यात्रा कर रहा हूँ। जी तो मैंने भी कहा अपनी डायरी देख करके कि यार आपकी इस पैदल यात्रा में जी। मैं भी 2 दिन जो अंतिम है आपका 10 और 11 को मैं इसमें सम्मिलित होना चाहता हूँ। जी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप आओ, पर मुझे लगा कि एक अच्छा काम कर रहा है जी तो हमें इससे जुड़ना चाहिए। जी तो मैंने उसलिए कहा, और ईश्वर योग से जी मेरा जो 10 तारीख का कार्यक्रम था जी वो फौजा सिंह जी के घर से तय कर दिया। जी मैंने फौजा सिंह जी का थोड़ा बहुत नाम तो यहाँ आने के बाद ही सुना जी कि एक ऐसा इंटरनेशनल धावक है जी जो 100 वर्ष की उम्र में भी जी है न दुनिया का इस उम्र का व्यक्ति है न दौड़ में हिंदुस्तान को जी एक तरह से जो मान दिलाया जी और उसके कारण से हिंदुस्तान की जो प्रतिष्ठा बढ़ी, जी तो सोचा कि उस व्यक्ति से ही मेरे को दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जी मुझे नहीं लगा कि 113 साल का आदमी हो गया जी तो वो कोई हमारे साथ पैदल चलेगा, जी मैं तो ये सोचा था। जी पर जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने साथ ही बैठे, फोटो भी खिंचाया जी और बिल्कुल मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ उस तरह से वो बात कर रहे हैं। जिंदा दिली के साथ हाँ, न बिल्कुल। तो क्योंकि कान की हियरिंग में तकलीफ आ रही, जी। न कि बोलने में तकलीफ आ रही, जी। और जिस प्रकार का स्टेमिना उस आदमी ने दिखा, जी तो मैंने उनको प्रणाम भी किया, स्वागत भी किया और फिर मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। जी तो फिर उनका स्वागत के कार्यक्रम के बाद वो जब मुझे चले जी तो मैंने उनको हर 100 मीटर पे कहा कि अब आप चले जाओ, अब आप रुक जाओ, अब आप रुक जाओ। लेकिन वो आदमी तो लगभग 700 मीटर तक जी मेरे साथ पैदल चले और मुझे भी पैदल चला। बड़ी मुश्किल से समझा के उनको आप जाओ, कल हम समाप्त करेंगे, वहाँ आप फिर बाजार जाना, जी। हम बहुत भाग्यशाली होंगे। तो उससे एक जनता का भी जुड़ाव फौजा सिंह के कारण से भी था जी और रेड क्रॉस सोसाइटी जो वहाँ काम करती है जी उसका भी नेटवर्क था। जी तो उस दिन जिस दिन मैंने कार्यक्रम शुरू किया तो 1200 लोग उसी पंडाल में थे जहाँ से मैंने शुरुआत की। जी तो वो सब लोग भी चले। उन्होंने जी। सोचा राज्यपाल है, जी 5-10 कदम चलेंगे, फोटो खिंचाएंगे और चले और जाएंगे। फिर गाड़ी में बैठ के वहाँ आ जी जाएंगे। जी पर मैं तो लगातार चलता ही रहा, तो 6-6.5 किलोमीटर तक मैं चलता रहा सबके साथ। जी फिर मेरे को पहले दिन जो मैं जूते भी यही पहने हुए थे, जी तो फिर मेरे को थोड़ा चलने में दिक्कत आई। जी। 6-6.5 किलोमीटर के बाद फिर मैं 2 किलोमीटर गाड़ी से बैठ करके जहाँ उनका स्टॉपेज था लास्ट, जी वहाँ गया, उनके साथ चाय नाश्ता भोजन सारी टीम के साथ किया, सब बच्चों के साथ भी, जी जो भी लोग साथ चल रहे थे अलग अलग जी आते रहे, फोटो खींचाते रहे, बात करते रहे। जी तो एक तरह से चला। दूसरे दिन सवेरे वापस शुरू किया था। जी एक वहाँ कोई ग्लोबल स्कूल है वहाँ से, जी और वहीं से फिर पहुंचा। जिस तरीके से आपने कहा कि मैं डेली रिपोर्ट्स आप लेते भी हैं और आपने देखा कि यहाँ पर ये ड्रग्स, हथियार और तमाम जो बॉर्डर साथ में हैं, आपकी पुलिस अधिकारियों से लगातार आप
रिपोर्ट लेते हैं, उनका क्या कहना है कि इसका समाधान कैसे है? क्योंकि देखिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी, उसके अलावा ड्रग्स को लेके अलग अलग टीमें हैं जो ध्यान रख रही हैं कि कहां पे हैं, किस तरह की इसको कवर किया जाए। लोग सचेत हैं, कई पंचायतें भी सर ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि जो नशा बेचेगा हम उसका साथ नहीं देंगे, पुलिस का जाके पकड़े हम साथ देंगे। बात ये क्या है कि मेरा ये अनुभव जो है उस समय बहुत पक्का हो गया है। जब मैं बॉर्डर की डिस्ट्रिक्ट के लिए जी कार्यक्रम बना करके जी वहाँ की विलेज कमेटी अधिकारी, जी आर्मी, जी बीएसएफ, पुलिस जी अधिकारियों की मीटिंग में भी और जनता की मीटिंग में भी जी मुझे इस बात का मिला कि पाकिस्तान अब हमसे सीधी लड़ाई तो नहीं लड़ता है, जी लेकिन ये जो ड्रोन के माध्यम से वो जिस तरह से नशीले पदार्थ को भेज रहा है जी और जिस तरह से हथियार भेज रहा है, जी ये वहाँ जाकर के प्रत्यक्ष जनता ने जब उसका वर्णन किया जी कि इस तरह से बड़े बड़े ड्रोन आते हैं जी और एक निश्चित पॉइंट पर जो है ना गिराते हैं, जी तो पहली जनता से सुना, फिर अधिकारियों के साथ मैंने किया, आर्मी के साथ, कि ये क्या है समस्या, जी। कैसे आती है, कैसे क्या इसको कैच करते हैं, जी कहाँ से आपको सूचना, कि हमें जो कुछ भी सूचना मिलती है अधिकांश तो वो पब्लिक के द्वारा मिलती है। पब्लिक के लोग ही हमको उन ड्रोन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं और हमारी जो बॉर्डर पर बीएसएफ लगी हुई है जी उनका भी ये रोज का हमारे को समाचार है। तो हम लोगों ने प्रयत्न करके जनता के सहयोग से कई ड्रोनों को हमने नष्ट भी किया, सूचना देने वाले व्यक्ति को हमने पुरस्कृत भी किया। जी तो एक मिनट में सारा समझ में यही आया है जी कि वास्तव में अगर हम जनता को जोड़ पाएंगे जितना उतना हम सफल हों। सर जिस तरह से बात की कि एक चुनी हुई सरकार है और एक जो राफ्ता कायम होता है राजभवन के बीच और सरकार के बीच, तो आप जब से आए हैं किस तरह से एक राफ्ता कायम है, क्या आपको लगा? एक क्योंकि एक ब्रिज है, एक पुल है, दोनों के बीच एक रिश्ता है बहुत गहरा, संवैधानिक पद पे हैं, तो सरकार और राजभवन के बीच थोड़े से सीएम भी रहते हैं, थोड़ी दूरी पर आपका क्या है? देखो मैं क्या है कि इनसे बराबर जुड़ने का भी प्रयास है। जी पहली बार तो उनकी मुलाकात मेरी शपथ ग्रहण में हुई थी, जी उसके बाद भी जी। जब कभी मुझे कोई समस्या या बात ऐसी लगती है कि उनसे बात करना चाहिए जी तो उनको फोन भी करता, अच्छा जी कभी उनको बुला करके यहाँ बैठ करके भी जी और आपस में बात भी करते हैं, चाय वाय भी पीने का प्रयास करते हैं। जी तो मेरा जो स्वभाव है जी कि किसी भी काम को आगे बढ़ाना है जी तो सहयोगी टीम की तरह से काम करेंगे जी तो उसमें ज्यादा सफलता मिलेगी। जी तो मैंने उनको विभिन्न कार्यक्रम में यहाँ पहली बार मैंने जो है ना जितने भी अपने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है जी। उनकी बैठक बुलाई, जी उसमें उनको भी बुलाया। जी और भी कोई कार्यक्रम होता है तो मैं उनको यहाँ इनवाइट करता हूँ, जी वो भी मेरे कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। जी तो मैंने मिल करके काम करने का प्रयास किया और उसमें मुझे लगा जी कि ये व्यक्ति जी अगर मिल के काम करें तो ये काम में सहयोगी बनता है और मैं भी इनके लिए अपने अनुभव के आधार पे जो कुछ ठीक जी, लगता है जी। वो बताने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जी कि अभी तक जो मिल करके काम कर रहे हैं जी उसमें आनंद का भी अनुभव हो रहा है जी और एक दूसरे को समझने का भी प्रयास। किसानों का सर मुद्दा काफी समय से चल रहा है और लगातार धरने भी चलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक समिति भी बनाई हुई है, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। आप खुद राजस्थान से आते हैं और आप लंबा आपने देखा, क्या लगता है किसानों के मुद्दे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो हल दोनों तरफ से किए जाते हैं लेकिन इशू वहीं का वहीं कई बार खड़ा रहता है? देखो क्या है कि मैं सोचता हूँ कि किसान की समस्या को देश की समस्या के रूप में हर समय में समझने का प्रयत्न तो किया है जी लेकिन सच में उसको जिस तरह से आगे बढ़ाना जी उतना नहीं बढ़ पाया। लेकिन इन प्रधानमंत्री जी ने आकर के जी जैसे समर्थन मूल्य को कहाँ था जी आज कहाँ तक लाए। जी उनका स्वामीनाथन रिपोर्ट हम हर विधानसभा में भाषण करते थे, जी लागू करो जी चाहे हम सरकार में रहे चाहे विरोध में रहे, बिल्कुल ये भाषण में जरूर आता था जी लेकिन पता नहीं लागू क्यों नहीं होता है। लेकिन इस व्यक्ति ने पहली बार जी परिश्रम करके जी। और स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशन है जी उसके आधार पर काम करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ के किसान आंदोलन जो है ना जी इस तरह से था कि ये जो 3 नए कानून लाए जी उसके कारण से एक अशांति का माहौल यहाँ
तैयार हो गया। जी तो मैं सोचता हूँ कि उसके कारण से प्रदेश भी तकलीफ भुगत रहा है, जी हम सब लोग भी भुगत रहे हैं। जी तो मेरा जो मन बनता है कि कोई समस्या आ जाए, कैसी भी आ जाए, जी समस्या का हल टेबल पे बैठ के ही हो सकता है। जी एक बार नहीं 20 बार प्रयत्न करिए, जी। कोई ईगो नहीं है। कई दौर की बातचीत भी हुई सर मंत्रियों। बातचीत भी हुई। जी मैं सोचता हूँ कि कोई अड़ने से काम नहीं चलेगा। जी दोनों ही पक्षों को एक कदम आगे एक कदम पीछे के हिसाब से जी देश हित में और किसान हित में बैठ करके टेबल पर निर्णय करना चाहिए। इस तरह के आंदोलन के कारण से है कि स्टेट का सारा विकास जो है ना जी वो अवरुद्ध होता है। जी तो हम हर आंदोलन के पीछे हमारी भावना तो यही रहती है जी कि व्यक्ति का आर्थिक दृष्टि से जी ग्रो हो, जी किसान को भी हो, जी। सामान्य व्यक्ति का भी हो, इंडस्ट्री का भी हो, जी। लॉ एंड ऑर्डर का भी हो। जी तो मैं सोचता हूँ कि प्रयत्न हो रहा है। मैं इसमें और अपनी तरफ से क्या योगदान कर सकता जी। हूँ, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ। जी। मैंने गृह मंत्री जी से भी बात की, जी मैंने कहा इनके साथ बैठना पड़ेगा, ने की सर इनको आपने। सुनना, हाँ, इनको सुनना दो। जी। उन्होंने कहा आप बनाइए, लाइए, जी मैं साथ बैठूंगा, चाय पीऊंगा, समझूंगा, समझने का प्रयास करूंगा। जी तो मैं सोचता हूँ उनके ही प्रतिनिधि आए हैं जी जो आंदोलन और किसान जी संघर्ष समितियां और सभी प्रकार से, जी उनको भी मैंने सुना है, जी उनको भी मेरे साथ बैठने का और मुझे भी उनसे सुनने का मौका मिला। जी तो मैं मोटे रूप में समझा हूँ जी कि हम बार बार इन समस्याओं को जी। समझ करके जो कुछ भी इसमें रास्ता निकाल सके निकालें। पर सर जब कई बार एक पक्ष अड़ जाता है कि पहले एमएसपी गारंटी कानून ही लाया जाए और लगातार धरनों से, जैसे आपने जिक्र किया, हम भी देखते हैं चाहे आमजन हो, परेशानी होती है, किसानों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ अपना समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये रास्ता जो है टेबल मीटिंग का दौर चला और आपने एक अच्छी नई बात कही कि आपने गृह मंत्री से बात की कि आइए टेबल पर बैठकर बात करते हैं। तो देखो मेरी ये मान्यता है कि समस्या हो सकती है, जी समस्या का हल करना आपका भी और सरकार का दोनों का उद्देश्य होना चाहिए। जी तो मैं सोचता हूँ इसका रास्ता मिलेगा जी तो आपको बैठने से ही मिलेगा, जी समझने से ही मिलेगा। जी पर मैंने पहली बार ऐसा आंदोलन, मेरी 40-45 साल की राजनीतिक पीरियड हो गया, जी इस तरह का आंदोलन नहीं देखा जो एक बार शुरू होता तो चलते ही चला जाता है। जी और मैं सोचता हूँ इतना समय तक जी सड़क पर बैठे रहना जी ये भी एक कमाल की बात है। तो वास्तव में सरकार अपने हिसाब से समझ रही होगी, जी। हम सब लोग भी इसको रोज समझते हैं, पढ़ते हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट हमेशा उनसे भी ये जी। रही, मैंने कहा अब आंदोलन करने का उद्देश्य जो है जी वो जनहित में है ना, जी तो बैठिए, बिल्कुल। बैठ करके उसको हल करने का प्रयास करें। जब आपसे किसान नेता या किसान समितियां मिलने आती हैं, आपने उनको कितना पढ़ा के एग्जैक्ट, क्योंकि समस्या का हल अगर टेबल पे बैठने से होता तो ये लंबा आंदोलन या धरने जो हैं वो बंद होने चाहिए, आखिर वो बात करने के लिए एक आगे लेवल पर बढ़े, एक हाथ इधर से बढ़े। देखो मैं सोचता हूँ बाहर पर बैठने से भी जो किसान बाकी देश के और प्रदेश के देखते हैं जी उनको भी तो बार बार कुछ सोच तो होगी ना, जी वो भी इस बारे में विचार करेंगे जी कि यार सरकार के साथ टेबल पे इतनी बार बैठे हैं जी फिर भी हल नहीं निकल रहा है। जी तो कुछ न कुछ लोगों के मन में आएगा जी कि हम अपने किसान नेताओं को भी समझाने का प्रयास करें जी कि वो ऐसा कोई रास्ता निकाले जिसके कारण से अमन चैन शांति भी बने जी। और एग्रीकल्चर में काम करने वाले किसान को भी बेहतर जीवन मिले। आपको लगता है कि इस समस्या का हल इतने साल? होगा, निश्चित होगा। मेरी ऐसी मान्यता है कि कभी भी जी प्रयास करते हैं तो असफल नहीं होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर आपका। और धन्यवाद।